हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। वर्णमाला का जो फर्स्ट पार्ट था वो अपलोड कर दिया था, आपने देख लिया होगा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द रचना। आपको पता है हिंदी सभी एग्जाम में आती है और शब्द रचना में से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द रचना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना। ठीक है, शब्द रचना कहते किसे हैं। शब्द शब्द सार्थक अक्षरों का वह सार्थक समूह है जिसका अर्थ निश्चित हो उसे शब्द कहा जाता है। ठीक है, आप अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। ठीक है, शब्द सार्थक अक्षरों का वह समूह है जिसका अर्थ निश्चित हो उसे शब्द कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि। सबसे पहले शब्द रचना में ध्वनि आती है, उसके बाद आता है वर्ण और उसके बाद आता है शब्द। ठीक है, भाषा में जिसको हम मुंह से बोलते हैं, जिसका उच्चारण करते हैं उसको ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, और जिसे हम वर्णों के रूप में लिपिबद्ध करते हैं जिस भाषा को, उसको भी शब्द कहा जाता है। वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई होती हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद किए जाते हैं। दो भेद किए गए हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे कमल। ठीक है, पेन। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जैसे मलय, जिसका कोई अर्थ नहीं है, नेप आदि। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? निरर्थक शब्द। ठीक है, अब इसको हम रफ कर लेते हैं।
लगता शब्दों का व्याकरण में प्रयोग नहीं होता। जैसे कभी कभी कहते हैं चाय वाय, रोटी वोटी, ठीक है। चाय वाय, रोटी वोटी आदि जिनका व्याकरण की दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अब शब्द रचना, शब्द रचना को दो भागों में बांटा गया है। क्या है? उत्पत्ति, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। शब्द रचना के कितने भेद किए गए हैं? दो। नंबर 1 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और नंबर 2 रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति या रचना के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन से हैं वो? तत्सम नंबर 1, तत्सम नंबर 2, तद्भव ठीक है। देशज और नंबर 4 विदेशी, ठीक है। देशज या विदेशी, मूल तो 4 को ही माना गया है, लेकिन इसमें बाद में 2 और ऐड कर दिए गए थे। जैसे इसमें मूल 4 को माना गया है, लेकिन बाद में 2 ऐड कर दिए गए थे। देशज बाद में 2 ऐड कर दिए गए थे। कौन से हैं? संकर शब्द और अर्ध तत्सम और अनुकरणात्मक शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अनुकरणात्मक, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर 4 ही होगा, क्योंकि इन्हें बाद में ऐड किया गया इसका, इसलिए नाम नहीं लेते, ठीक है। और रचना और बनावट के आधार पर, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी, संकर, अर्ध तत्सम, अनुकरणात्मक,
ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर माना गया है और इसको 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, क्योंकि संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है, तो इसलिए पहले हम संस्कृत में तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे। ठीक है, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए हम सबसे पहले तत्सम और तद्भव, उसके बाद बनावट या रचना के आधार पर सब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे संस्कृत। ठीक है, उसके बाद कौन सी भाषा आती है हमारी? संस्कृत के बाद किस भाषा की उत्पत्ति हुई? पाली की। पाली के बाद प्राकृत। ठीक है, प्राकृत के बाद अभट्ट और अपभट्ट के बाद अपभ्रंश। ठीक है, और अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत हमारे सभी प्राचीन भाषा भी और हमारे सभी ग्रंथों की भाषा भी है। पाली हमारे बौद्ध धर्म की भाषा थी, प्राकृत जैन धर्म की भाषा थी, उसके बाद हमारी अभट्ट भाषा आई, अभट्ट के बाद अपभ्रंश आई और अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। ठीक है, तत्सम। अब हम देखते हैं तत्सम। तत्सम शब्दों को देखेंगे। ठीक है, कभी कभी इसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है। तो तत्सम और तद्भव होते क्या है? संस्कृत से ही तत्सम और तद्भव शब्दों की उत्पत्ति हुई है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका संधि विच्छेद क्या है, तो इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस सम। इसका शाब्दिक अर्थ है उसके समान। ठीक है, उसके समान। संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो आज भी हम बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ग्रहण कर लेते हैं या प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे उष्ट्र, गोधूम, कर्पूर, सूचिका आदि।
संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत से किसकी उत्पत्ति हुई? पाली, पाली भाषा से प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा से अवहट्ट, अवहट्ट से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तत्सम, तत्सम का संधि विच्छेद क्या होता है? तत् प्लस सम, इसका अर्थ है उसके समान या उसके जैसा। संस्कृत के ऐसे शब्द जो आज भी हम बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ग्रहण कर लेते हैं या जिनका प्रयोग हम कर लेते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे उष्ट, कमल आदि। उष्ट का मतलब जानते हैं, हिंदी में आप जानते होंगे वैसे तो। ऊंट, उष्ट का मतलब होता है ऊंट। कपूर, कर्पूर मतलब कपूर। सूचिका मतलब सूची। इसके बारे में बाद में डिटेल से अभी कराऊंगी अगले पार्ट में। थोड़ा सा हम तद्भव को समझ लेते हैं अभी। ठीक है। तद्भव, तद्भव क्या होता है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो पाली, संस्कृत के ऐसे शब्द जो पाली, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, अवहट्ट, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं, हिंदी तक पहुंचे हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे किसी को ले लीजिए, उष्ट्र का तद्भव क्या हो जाएगा? ऊंट। ठीक है। जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ऊंट ही बोलते हैं। और गोधूम क्या हो जाएगा? गेहूं। कर्पूर हो जाएगा कपूर। ठीक है। और सूचिका हो जाएगा सूची। ठीक है। तद्भव तो अब समझ ही गए होंगे। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो पाली, प्राकृत, अवहट्ट और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। इन्हें हम डेली जैसे प्रयोग करते हैं। ऊंट हो गया, गेहूं हो गया, कपूर हो गया, सूची आदि। ठीक है। ठीक है। तो आज यही समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है। और उसमें सारे कम से कम 100 वर्ड होंगे तत्सम और तद्भव के, तो उन्हें जरूर देख लीजिए। उसके बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जितने उसमें मैंने वो वर्ड कलेक्ट किए हैं जो अभी तक सभी एग्जामों में पूछे हुए हैं और प्लस जिनकी आने की संभावना है। तो इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें।